हेलो गाइस, होप आपके आज दोनों पेपर अच्छे गए हों। इस वीडियो में हम क्विकली एनालाइज करेंगे पेपर 2 को। पेपर 2 की हम बात करें तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पर था, लास्ट ईयर के जैसे क्वेश्चन पेपर थे वैसे ही पेपर है। सिर्फ इसमें ऐसे की अगर हम बात करें स्पेशली तो एक ऐसे फिलोसॉफिकल टॉपिक से था, बाकी लगभग सारे जो टॉपिक्स थे वो फैक्चुअल बेस्ड थे। जैसे इसमें आपको 6 टॉपिक्स रहते हैं, उसमें से आपको 4 करने रहते हैं, ठीक है। सो पहला जो टॉपिक है वो है कैंपेन टू सेव एंडेंजर स्पीसीज़। तो इस ऐसे को करने के लिए सबसे पहले आप इसमें सबसे पहले एंडेंजर स्पीसीज़ को समझा सकते थे कि एंडेंजर स्पीसीज़ होते क्या है, आईयूसीएन के थ्रू आप बता सकते थे। उसके बाद आपको ये बताना था कि एंडेंजर स्पीसीज़ जो कोई भी स्पीसीज़ हो, नॉट ओनली एंडेंजर स्पीसीज़ की कोई भी स्पीसीज़ हो, उसका इकोसिस्टम पे कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और आप इसमें उससे पहले ये भी समझा सकते थे कि एंडेंजर स्पीसीज़ हो क्यों रहे हैं, ठीक है। जो भी फैक्टर्स हैं उसमें, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर हो, नेचुरल फैक्टर हो या एंथ्रोपोलॉजिक फैक्टर हो, वो आपको समझाना था। उसके बाद उनका रोल बताना था, एंडेंजर स्पीसीज़ का रोल बताना था, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना था कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंडेंजर स्पीसीज़ को रोकने के लिए कैंपेन के रूप में, ठीक है। तो लगभग एक पेज तो आपका इंट्रोडक्शन में हो जाता और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्यों हो रहे हैं और क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कैंपेन बताना था एंडेंजर स्पीसीज़ का। अब इंडिया की हम बात करें तो अगर वर्ल्ड के लेवल पे बात करना है और इंडिया के लेवल पे बात करना है एंडेंजर स्पीसीज़, वर्ल्ड लेवल पर आपका यूनेस्को हो गया, आईयूसीएन का हो गया, मे प्रोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आपको उसमें लिखना था वर्ल्ड लेवल पर। और इंडिया के लेवल पर क्या क्या किए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। उसके बाद आपका आपके डिफरेंट नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड आपका एरिया हो गया, कम्युनिटी रिजर्व हो गए, ठीक है। सो ये सब आपको कैंपेन आपको इसको एंडेंजर स्पीसीज में लिखना था। अभी रिसेंटली जैसे अपना चीता वाला प्रोजेक्ट है, तो इस तरह से प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे डॉल्फिन का कंजर्वेशन, उनको नेशनल स्टेटस देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें कैंपेन में लिखना था और लास्ट में वे फॉरवर्ड में एंड करना था कि और क्या क्या किया जा सकता है एंडेंजर स्पीसीज़ की जो रेट बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जो नेचुरल फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल हम करें, आर्टिफिशियल जो नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ह्यूमन मेड जो रीजंस हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एंडेंजर स्पीसीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको वे फॉर्मेट में लिखना था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपको फॉर्मेट बनाना था, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको एंडेंजर स्पीसीज़ बताना था, उसके बाद आपको उनके फ़ायदे बताने थे, ठीक है। या फिर आपको मतलब फ़ायदे के पहले आपको ये बताना था कि वो उनके साथ ये एंडेंजर हुए क्यों हैं, ठीक है। उसमें आपको मैन मेड और नेचुरल रीज़न दिखाना था। उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि कौन कौन से कैंपेन लिए हैं वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर, ठीक है। और लास्ट में वे फॉरवर्ड में आपको बताना है कि कैसे आप जो भी इश्यूज़ आपने बताए हैं, ठीक है, जो भी कॉन्सिक्वेंस इश्यूज़ बताए हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, स्पेशली मेन मेड रीज़न को, ठीक है। इस तरह से आपको ये ऐसे लिखना था। सेकंड ऐसे की हम बात करें, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार। तो ये ऐसे बहुत लाइक हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, लाइक सबसे पहले आप इस कोट से स्टार्ट कर सकते थे कि एन आई फॉर आई मेक इंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड, लाइक महात्मा गांधी का जो कोट था, आप उससे इसको स्टार्ट करते तो बहुत अच्छा होता। उसके बाद आप इसमें ये समझा सकते थे कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते थे कि पास्ट में कितने सारे वॉर्स हुए हैं, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके जितने भी सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स रहे हैं, ठीक है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं, कितने करोड़ों लोग उसमें मारे गए थे, इकोनॉमिकल कॉस्ट हुआ था, सोशल कॉस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको उसके इंट्रोडक्शन में लिखना था, ठीक है, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस। तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के आपको रीज़न कॉन्सिक्वेंसेस के साथ समझाना था। उसके बाद आपको ये बताना था कि वॉर के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर के साथ लिंक करके आप बता सकते थे। सो आधे पेज में आपका ये हो जाता। उसके बाद आपको दिखाना था कि वॉर हो क्यों रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो मॉडर्न, ये तो आपका पास्ट हो गया, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी फैक्टर्स थे, बट प्रेजेंट में मॉडर्न वॉर क्यों हो रहे हैं उसके पीछे आपको रीज़न बताना था, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, डोमिनेंस हो वर्ल्ड में बनाने का, ठीक है, रशिया का या जो भी, जैसे कि फिर आपको एग्जांपल देना था कि कैसे यूएस ने अटैक किया था डिफरेंट नेशंस पे, ठीक है, वो आप लिख सकते थे। रशिया यूक्रेन का आप लेटेस्ट एग्जांपल लिख सकते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया का जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो आप लिख सकते थे। तो इनके रीज़न आपको डालना था और ये वॉर लिखने थे, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप इसके बाद लिख सकते थे। उसके बाद आपको इसमें ये लिखना था कि कैसे आपको स्टॉप करना है। तो 1.5 पेज में आपका ये सब हो जाता। फिर आपको वॉर को कैसे स्टॉप करना है, तो वही है, स्टॉप करने के लिए आपको यही बताना है कि कैसे पीस और स्टेबिलिटी। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन का कोड भी लिख सकते थे कि वो उन्होंने कहा था कि मुझे ये नहीं पता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर किससे लड़ा जाएगा, बट उन्होंने ये कहा था कि
उन्होंने ये कहा था कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर पत्थर और लाठियों से लड़ा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इतने एडवांस हो चुकी है, सबके पास न्यूक्लियर पावर है, बहुत सारी कंट्रीज़ के पास, अगर न्यूक्लियर वारफेयर होता है तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखने थे और इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो पीस और स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको ये लिखना था कि जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया या डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनको और स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रीटी स्ट्रॉन्ग करनी है, ट्रीटी आपको साइन करनी है, उनको इन्फोर्स अच्छे से कराना है, क्योंकि जितने भी ट्रीटीज़ बन जाती है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इतने तो इश्यूज़ हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस टूथलेस हो चुकी है, उसके बाद आपका काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो वर्क नहीं कर पा रही है ठीक से। ठीक है, WTO का इशू है, वो भी अपने जो ट्रेड के इश्यूज़ चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सबको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर आपको डिप्लोमेटिक टॉक का सबसे ज़्यादा यूज़ करना था इस क्वेश्चन में, कि डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे आप इश्यूज़ को सोल्व कर सकते थे अपार्ट फ्रॉम जो बाकी रीजन्स थे। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एसे को आपको लिखना था। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ऐसे है कि द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्स। तो ये ऐसे तो लगभग आप आराम से कर लिए होंगे, क्योंकि ये तो बहुत न्यूज़ में ये तो हमेशा आता ही रहता है इस टाइप से क्वेश्चन। इसमें वही है कि आपको वुमेन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना था कि कैसे पास्ट में वुमेंस का रोल रहा है, वुमेंस के साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड रही हैं एंशिएंट हिस्ट्री से हम बात करें प्रेजेंट तक, बट धीरे धीरे वुमेंस का रोल बढ़ता गया। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें हल्का सा ये भी लिखना था कि वुमेंस के साथ मतलब प्रॉब्लम्स क्या रही हैं। ठीक है, राइट नाउ कि उनको इंडियन आर्मी में नहीं लिया गया या जो भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो वो आपको इसमें लिखने थे। उसके बाद आपको लिखना था एक पेज के बाद कि कैसे इमरजेंस स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर जितने भी रिसेंटली रिक्रूटमेंट हुआ है, रिजर्वेशन हुआ है, ठीक है, अभी CRPF में भी जो CRPF में NDA में जो रिजर्वेशन है वो, और बहुत से फीमेल जो पायलट जो कमांडो में आई थिंक दो तीन लोग जो गई हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, उसके बाद आने वाले कुछ चैलेंजेस भी आप लिख सकते थे कि कौन कौन से चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर ऐसे में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर ऐसे में लिखनी थी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऐसे जो था वो था प्राइस राइज कजेशन इफेक्ट। तो सिंपल है, इस ऐसे को तो आप बहुत ज़्यादा ये स्टैटिक है, तो इसमें आपको सबसे पहले इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिखनी है, इन्फ्लेशन के रीज़न लिखने हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी थी, फिर उसके बाद रीज़न लिखने थे। रीज़न, ठीक है, जैसे कॉस्ट पुस्ट हो गया, डिमांड फुल इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल जो रीज़न है, ठीक है, वर्ल्ड में जो टर्मोइल चल रही है, डिपेंडेंस और रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स हैं वो आपको इसमें लिखने थे। उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस लिखने थे। कॉन्सिक्वेंसेस में जो भी है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद पॉवर्टी हो गई, और जो बेसिक कम्युनिटीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो कैसे मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पे इकोनॉमी इफेक्ट होती है, वो आपको इसमें लिखना था। ठीक है, उसके बाद एज ए कंट्री के लिए भी काफ़ी इसके चैलेंजिंग होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट आपका महंगा हो जाता है, आपका एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ता है, इंपोर्ट पे आपका असर पड़ता है। ठीक है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकता है, तो ये सब आपको इसमें लिखना था। ठीक है, उसके बाद अगर स्टेग इन्फ्लेशन आता है तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। उसके बाद कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है, तो आपको इसमें मॉनेटरी पॉलिसी लिखना था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को यूज़ करते हैं। उसके बाद ओपन मार्केट सिस्टम ऑपरेशन को यूज़ करके, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी का लिखना था कि कौन कौन से फिजिकल मेजर्स, जैसे कि टैक्स का डायरेक्ट टैक्स बढ़ाकर, इनडायरेक्ट टैक्स घटाकर, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी को डिक्रीज़ करके। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसमें इफ़ेक्ट्स को लिख सकते थे। ठीक है, मतलब कैसे आपको इन्फ्लेशन ठीक करना है। तो ये एक सिंपल सा ऐसे था। उसके बाद जो चौथा ऐसे है उसमें आपको ये लिखना था, अब सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड द वेस्टर्न साइंस। अब यहाँ पर आप सबसे पहले सिंपल सा है कि आपको स्वामी विवेकानंद का से स्टार्ट करना था कि कैसे उन्होंने शिकागो में एक स्पीच दिया था, वो इसी टॉपिक पे था कि कैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न, ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन से हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसमें आपको बस वहीं से स्टार्ट करना था। उसके बाद आपको ये समझाना था कि ईस्टर्न विजडम होता क्या है, जैसे कि हमारा रिलीजियस का वासुदेव कुटुंबकम और रिलीजियस का डोमिनेंस होता है, स्पिरिचुअलिटी का डोमिनेंस रहता है, योगा का डोमिनेंस रहता है। मतलब ईस्टर्न विजडम में हम लोग इनर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वाइल वेस्टर्न साइंस में जो इनोवेशन हुआ, मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ, तो ये लोग आउटर वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अब इसके आपको एग्जांपल 2-3 दे सकते थे। पहले जैसे कि एग्जांपल ये दे सकते थे कि जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर होने के पीछे रीज़न यही था कि साइंस बहुत डेवलप हो चुका था इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ वारफेयर। ठीक है, आपका न्यूक्लियर वेपन फॉर्म हो गया था, वेपन्स बहुत सारे फॉर्म हो गए थे। तो ये वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ था, पर अगर उस टाइम पर आप वेस्टर्न वर्ल्ड होता, मिक्स होता, स्पिरिचुअलिटी होती तो इतना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन नहीं होता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि साइंस तो है, बट आप में इनर विजडम भी होना चाहिए, तब जाकर आप एक परफेक्ट ह्यूमैनिटी के लिए आप एग्जाम्पल सेट या ह्यूमैनिटी बच पाएगी। ठीक है,
वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की कमी थी। उसी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के बेसिस पे हम डेवलप नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको कोई डिसीज़ हो जाती है, तो आप डिसीज़ रिलीजन्स के बेसिस के थ्रू थोड़ी ना सोल्व कर सकते हो, आपको साइंस की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, है ना। तो परफेक्टली आप ऐसे एग्जांपल वहाँ पे कोट करना था कि कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस का, ठीक है। सो ये कोट ये ऐसे आप उसको परफेक्टली लिख सकते थे, बहुत अच्छा ऐसे था, लिख सकते थे इस पर। उसके बाद इंडियन आर्म फोर्स है। इंडियन आर्म फोर्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। तो यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे कि इंडियन आर्मी या फिर आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नेशन की सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो। फिर इंडिया को आप बता सकते थे कि इंडिया में कितनी तरह की फोर्सेस एक्टिव रोल प्ले कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप इंडियन आर्म फोर्स के जो पास्ट में जितने भी अपने अटैक्स हुए हैं, लाइक अपना 62 का आप लिख सकते थे कि कैसे हम लोग फेल हुए थे 1962 में बिकॉज ऑफ टाइमली एक्शन की वजह से, क्योंकि जो हम लोग इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था वो इसी कारण से हम लोग उसमें फेल हो पाए थे, क्योंकि टाइमली एक्शन नहीं ले पाए थे और स्ट्रेटेजिक भी हम लोग फेल हुए थे उस चीज़ में। तो उससे सीख कर हमने 65 का वॉर हो या फिर 72 का हो, कारगिल वॉर हो, तो इनसे सीख कर ही हमने टाइमली और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के थ्रू ही हमने वॉरफेयर जीते हैं। उसके बाद आप लेटेस्ट डोकलामा वॉर का या फिर सियाचिन में जो पैंगोंग रिवर पे हुआ था, उसके बाद आपका जो पाकिस्तान में जो अटैक किया था, ठीक है, जो पाकिस्तान में जाकर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो इस तरह से आप उसमें आपको लिखना था। और डिफरेंट जो इंडियन आर्मी जो डिफरेंट जो अपने मूवमेंट चलाती है, ठीक है, और लाइक बहुत सी जगह पर उसने मूवमेंट चलाए, पीस कीपिंग का, ऐसे बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं उनके आपको लिखना था कि कैसे वो एक्टिव रोल प्ले कर रही है। जैसे बहुत सारे अपने नेशंस के साथ वो कोलैबोरेशन करके जो मीटिंग्स होती हैं और जो आपके वॉर्स के साथ जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐसे आप लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद आपका रिपोर्ट राइटिंग था, आर्गुमेंट राइटिंग था। सो आर्गुमेंट राइटिंग में आपका वही सिंपल था, क्योंकि वीडियो गेम्स आप शार्पन द माइंड, तो ये तो आप इजीली लिख लिए होंगे कि कैसे आपका पहले वीडियो गेम के बारे में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करके आपको वीडियो गेम्स का बताना था, ठीक है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, बट इससे इश्यूज़ क्रिएटेड हो गए, कौन कौन से आपको इश्यूज़ हुए हैं, तो आपको इसमें फ़ायदे में बताना था कि दिमाग कैसे डेवलप होता है, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, जैसे चेस वाले गेम्स हो गए, इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एज ए कैरियर के रूप में भी, ठीक है, आज के टाइम में। तो ये सब आपको प्रोज में लिखना था। अगर इसमें आपको वही सब की ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वीडियो गेम के, ठीक है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इससे वीक होती है, एज अ लॉन्ग टर्म आप ज़्यादा यूज़ करते हो। उसके बाद आप सोशल कम रह पाते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो वीडियो गेम में। उसके बाद आप एक्स्ट्रा अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो गेम के कुछ साइड इफेक्ट आपको लिखने थे, ठीक है। उसके बाद इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट, तो यहाँ पे वही है कि इंडिया जो यूनाइटेड नेशन का रोल, ये क्योंकि नाटो का भी आ सकता था, इसका भी आ सकता था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी इसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपको इसको इसमें वही इसके फ़ायदे और ये है या नहीं है तो लिखने थे। तो आपको इसमें बताना था कि कितने वॉरफेयर हुए हैं पहले, रसिया जो यूएस के बात कर लें या रसिया की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, अभी रसिया उनका अटैक हुआ है यूक्रेन का, बट यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद कितने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए, सिविल वॉर हुए, यमन के ले लो, सीरिया के ले लो, म्यांमार का आप रोहिंग्या का क्राइसिस देख लो। तो ये लगभग हर उस फील्ड में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फेल रहा है। वीटो की पावर होने के कारण भी ये भी एक रीज़न देख सकते हैं कि कोई ना कोई नेशन वीटो पावर यूज़ कर जो भी इशूज़ होता है उसको डाइल्यूट कर देता है। सो इस तरह से आप 3 से 4 इसको पॉइंट आपको इसमें लिखना था। उसके बाद फेवर में आप ये भी लिख सकते थे कि ऐसा नहीं है कि ये फेल तो हो रहा है, बट पीस कीपिंग की आप बात कर लें, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में हेल्प की है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपका फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हुआ है उसको टैकल भी किया है। ये यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इश्यूज़ को रेस किया जाता है। सो ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही हम लिख रहे हैं, इसमें दोनों ही आपको लिखना है। बट हाँ, इसमें आपको फिर बैलेंस व्यू के साथ एंड करना था कि इसमें ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, ठीक है। इसको मोर और जो वीटो पावर में रिफॉर्म्स हो या फिर अदर जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो ज़रूरत है, ताकि जो वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और यही का हमें यहाँ पर लिखना था, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही हमें वहाँ लिखना था मेनली, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड था आपका रिपोर्ट राइटिंग, तो इसमें दो क्वेश्चंस जो थे, एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना था कि कैसे भाईचारा टाइप और ये कैन से कि फ्रेंडशिप फीलिंग बढ़ी थी कोविड-19 से। तो ये तो पूरा मतलब जनरल स्टेटमेंट्स के रूप में आपको लिखना था कि कैसे एक दूसरे की मदद की है।
तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पर भी लिख सकते हैं, नेशनल लेवल पर इसको लिख सकते थे दो उसमें, ठीक है। तो ये तो बहुत जनरल था मतलब। उसके बाद ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस, तो ये पूरा स्टैटिक है, इसको अच्छे से लिख सकते थे आप कि ग्रीन एनर्जी में इंडिया क्या क्या रोल प्ले कर रही है। आप इंडिया का जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है, बट इंडिया क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है उसमें हम टॉप 10 में हैं, तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते थे। उसके बाद इंडिया ने कौन कौन से रोल स्टेप्स लिए हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ हो या फिर अपने जो भी कमिटमेंट पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू साइन किए हैं, उसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज भी इंडिया ने फॉर्म किया है, जिसमें इंपॉर्टेंट सोलर मिशन है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रीन इंडिया मिशन है, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे नेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन हुआ है, नेशनल सोलर मिशन भी है, नेशनल विंड मिशन भी है। सो इस तरह से गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए, फेम स्कीम हो गई, उसके बाद कुसुम स्कीम हो गई, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की जो भी स्कीम्स है इंडिया जो ले रही है, ठीक है, अलग अलग इन स्कीम्स के थ्रू इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, तो ये आपको इस पर्टिकुलर ऐसे में रिपोर्ट राइटिंग में लिखना था, ठीक है। तो ये कुछ को आप अच्छे से लिख सकते थे। बाकी जो पेपर था वो लगभग तो इजी ही था, लाइक जो जैसा होता है आपका 1/3 आपको प्रीसियस राइटिंग लिखनी थी, प्रेसी राइटिंग में, उसके बाद आपका पैसेज था, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी बहुत जैसी होती है, टफ भी थी ईजी भी थी, दोनों का कॉम्बिनेशन था। सो ठीक है, इस तरह से पेपर आपका आया था। सो आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।